प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हमारे समाज में हमने टीचर को गुरु का दर्जा दे रखा है। अगर आपके पास लक्ष्मी आएगी तो सरस्वती नहीं आएगी, और सरस्वती आएगी क्या का जमाना है ना। इसने बच्चों को इतने बड़े बड़े सपने दिखा दिए हैं कि बीटेक किए हुए चप्पल चटका रहे हैं। अगर मेरी भाषा में कहा जाए 20-20 10-10 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं। क्या है आज की डेट में जो हमारे यहाँ टीचर्स भी है ना स्कूल्स के, वो भी मोटिवेट करते हैं बच्चों को इसी तरफ। वर्मा जी का बेटा MBBS करना चाहता है तो उस बच्चे को निकालोगे कैसे? रात के 12-12 बजे 2,000 3,000 मौका ढूंढा जाता है कि हम टीचर की सैलरी कहाँ काटें। कहाँ एक टीचर क्या हिंदी भी पढ़ा लेगा, सोशल साइंस भी पढ़ा लेगा, मैथ भी पढ़ा लेगा, इंग्लिश भी पढ़ा लेगा। ऐसी ने मान्यताएं तो स्कूल की ऐसे बांटी हैं जैसे रेवड़ियाँ बंटती हैं। तब मैंने जाना कि यार अशोक का इतना अच्छा भी था और इतनी बुराइयाँ भी थी, सारी चीज़ें तमाम। मतलब मैं कहना चाहूँ अशोक के बारे में तब मैंने डिटेलिंग में जानी है कि तुमने भाई ये पूरा विवाद खड़ा किया, बच्चों को पता। किसी सरकार ने ये जहमत नहीं उठाई। सरकारें कहती हैं कि टूरिज्म हम कर रहे हैं, कोई कहता है तेज सिंह ने बनवाया, कोई कहता है शिवमंगल सिंह ने बनवाया, कोई किसी का नाम लेता है। मतलब अभी तक नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार शाक्य। मैं स्वागत करता हूं आपका एपिसोड फर्स्ट ऑफ कलाकारी पॉडकास्ट में। मेरे साथ बैठे हुए मेरे मित्र SD मोहित जी। SD मोहित जी, आपका स्वागत है हमारे एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद अमन भाई, आपने मुझे पहले एपिसोड के लिए बुलाया, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है यार। थैंक यू सो मच भाई। मैंने बहुत कुछ सोचा समझा, फिर मैंने कहा अगर पहले एपिसोड के लिए कोई परफेक्ट पर्सन है तो तुम ही हो। अरे ये आपका बड़प्पन है, अब तो बस ईश्वर की महिमा और आपका बड़प्पन है। चलिए, तो मैं चाहूंगा मेरे व्यूवर्स को आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं एक टीचर हूँ, 9th-10th पढ़ाता हूँ एक प्राइवेट स्कूल में, सोशल साइंस पढ़ाता हूँ मैं। और आगे मुझे अकाउंट्स वगैरह पढ़ाना है। तो पेशे से मेरा इंट्रोडक्शन यही है कि मैं एक विद्यार्थी भी हूँ और मैं एक शिक्षक भी हूँ। तो मैं एक टीचर हूँ और यही मेरा पेशा है। अभी आगे का पता नहीं। जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आजकल टीचिंग को एज ए जॉब करियर चुनना भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा कठिन हो चुका है। तो एक काम करते हैं, मैं पहला क्वेश्चन आपसे यही पुटअप करता हूँ कि टीचिंग को एज ए करियर चुनने में आपको क्या क्या प्रॉफिट लगता है, क्या क्या प्रोज हो सकते हैं उसके और क्या क्या कॉन्स हो सकते हैं उसके? टीचिंग का जो मतलब मेरी एज पे चुनना, मैंने जब टीचिंग शुरू की थी तब मैं 19 साल का था लगभग। और मैं पढ़ाता तो स्कूल टाइम से कोचिंग्स वगैरह था, लेकिन जो एक प्रोफेशनल टीचिंग होती है जो स्कूल में पढ़ाना होता है, उस समय मैं 19 साल का था। ऑफिशियली ये चीज़ें तो नहीं होती हैं, बट हाँ अनऑफिशियली स्कूल्स आपको अपॉइंट कर लेते हैं छोटे क्लासेस के लिए। तो टीचिंग का सबसे बेस्ट फ़ायदा तो ये होता है कि ये आपको बहुत कम उम्र में जिम्मेदार बना देती है। आपको चीज़ें समझना आ जाता है और आप अपनी नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहते हो, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाना होता है। और बच्चों को जब आप तभी पढ़ाने जा सकते हो जब आप खुद बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। तो दो चीज़ें सबसे बड़ी फ़ायदेमंद रहती हैं। एक तो ये रहता है कि आप जिम्मेदार हो जाएंगे, क्योंकि पूरे बच्चों का आपके ऊपर उनकी पूरी जिम्मेदारी है। मान के चलिए एक स्कूल में 800-1000 बच्चे हैं, उसमें से 200-250 बच्चा पढ़ाने को तो आपको मिलेगी। 4-5 क्लास जब मिलती है तो उतना तो 200-250 बच्चा हो जाएगा। तो 200-250 बच्चों की जिम्मेदारी उठा के चलना आपको जिम्मेदार बनाता है। पढ़ाना, जब आप पढ़ाएंगे आप बेस्ट ऑफ बेस्ट देने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी नॉलेज को भी बढ़ाते हैं। नुकसान भी है यार, कम उम्र पे अगर जाओगे तो ना जो कम उम्र के बच्चे जो मस्ती मजाक और वो चीज़ें करते हैं, वो आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। जो रोड पे तेज रफ्तार में बाइक चलाते हुए मजे करते हुए जाना है, ये आपको छोड़ना पड़ता है। ऐसे नुकसान हैं। और एक नुकसान और है कि अगर आप करियर के लिए बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो फोकस थोड़ा कम कर पाते हैं। ये एक सबसे बड़ा नुकसान तो है टीचिंग ज्वाइन करने करियर पे कम फोकस होगा, क्योंकि अपने करियर पे कम फोकस हो पाता है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ही प्राइवेट टीचिंग ज्वाइन करना, मतलब कम उम्र से टीचिंग करना अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, जिम्मेदारियां तो आती हैं किसी बच्चे को ये सिखाना ये दिखाना कि आगे जाके क्या बनना है, आपको क्या करना है। प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हमारे समाज में हमने टीचर को गुरु का दर्जा दे रखा है। जो बच्चे का पेरेंट्स होता है वो समझता है कि टीचर भगवान है, टीचर को सब कुछ पता है, सारी समस्याएं उसके पास होनी चाहिए। और यही बात बच्चे को लगता है कि मेरी अगर कोई सॉल्यूशन दे सकता तो वो टीचर दे सकता है। तो उसकी जिम्मेदारी ना बड़ी मुश्किल हो जाती है और वो आपको चैन से सोने नहीं देती है। ये एक समस्या तो है। अगर आपको चैन से सोना है तो टीचिंग नहीं करा, और अगर नहीं सोना है तो टीचिंग करो। अच्छा, मतलब कि अगर चैन की नींद सोना है
तो टीचिंग को ना चुने। ना चुने, बिल्कुल नहीं चुननी। कहने का मतलब आपका ये है कि टीचिंग एज ए करियर उसी के लिए परफेक्ट है जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो जिम्मेदार, बहुत जिम्मेदार, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है टीचिंग को कंटिन्यू करना। और आप प्राइवेट स्कूल में जब पढ़ा रहे हैं तो वहाँ तो और ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि पूरा स्कूल इन्वायरमेंट आपके साथ होता है, उस इन्वायरमेंट को लेके चलना पड़ता है। बच्चे तरीके तरीके के बच्चे आते हैं, तरह तरह के, क्योंकि कोई हो सकता है बहुत रिच होगा तो बहुत, कोई पुअर होगा, कोई मिडिल क्लास का होगा, आप सबको डील करते हुए चलेंगे, सारे टेंट्रम्स आपको देखने पड़ेंगे। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका सिलेबस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप बच्चे को सिखा क्या रहे हैं, उसे भी सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसे नहीं सिखाएंगे तो भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अच्छा मोहित भाई, ये बताइए कि आपकी मतलब आपके अकॉर्डिंग टीचिंग को आप किस तरीके से मानते हैं? मतलब आप जैसे मैंने कई सारे बच्चों को देख कहते हुए सुना है कि हमें अच्छा पैसा कमाना है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में पढ़ने और कमाने का कोई कनेक्शन हो सकता है? देखो भाई, पढ़ने और कमाने का कोई कनेक्शन नहीं है। एक कहावत होती है हम लोगों में कि अगर आपके पास लक्ष्मी आएगी तो सरस्वती नहीं आएगी, और सरस्वती आएगी तो लक्ष्मी नहीं आएगी। पढ़ने से ये होता है कि जब आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे, तो आपके पास चांसेस बहुत होते हैं, आप अपने आप को बेटर कर पाते हैं। जैसे मान के चलो, मैं बताता हूँ, एक एक्टर है, वो एक्टर बनना चाहता है, कोई एक बच्चा है वो एक्टर बनना चाहता है। अब अगर वो पढ़ा नहीं है, उसे बेसिक नॉलेज नहीं है, अच्छे से एटिकेट्स नहीं है, तो वो एक बेहतरीन एक्टर बन तो जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद। पढ़ाई अगर वो करके जाएगा तो बहुत सारे एटिकेट सीख के जाएगा, बहुत सारी बेसिक काम करके जाएगा, तो वो आगे इजीली बन पाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि यार हर कोई अंबानी का लड़का तो होता नहीं है। हर किसी के पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि बिजनेस में लगा दें, सपने पूरे करने में लगा दें, ये सब कुछ करने में लगा दें। पढ़ाई क्या होती है? पढ़ाई एक बेसिक प्लेटफॉर्म आपको दे देती है कि आप अपना उस प्लेटफॉर्म को ले सकते हैं। मान के चलिए आपने 12th कर ली तो गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारी हैं, कुछ नहीं है, टीचिंग लाइन है। पढ़ाई आपका क्या करती है? संघर्ष कम करा देती है जिंदगी का, कि जो जिंदगी में आप पैसे कमाने के लिए जो संघर्ष करना चाहते हैं उसको कम करा देती है। और जो बहुत हायर लेवल पे पढ़ते हैं बच्चे, IIT IIM के लिए, नीट वगैरह के लिए, और भी IAS IPS वगैरह सिविल सर्विसेज के लिए, जो बहुत ज़्यादा शिद्दत से फिर पढ़ाई करते हैं, तो फिर तो वो राजा हो ही जाते हैं। मतलब मिडिल क्लास के लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरा भी यही मानना है कि जो पढ़ाई है वो आपको जिम्मेदार और बहुत जिम्मेदार बनाती है, ताकि आप अच्छे नागरिक बन सके, बहुत ज़्यादा समझदार बना देती है आप। अच्छा, एक बात और बताइए, अभी जैसे कि आपने कंपटीशन की बात छेड़ी, तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो मैथ, कॉमर्स या साइंस की बात करें, तीनों ग्रुप की अगर हम बात करें, तो बायो के बच्चे नीट में जा रहे हैं, मैथ के बच्चे IIT में जा रहे हैं, कॉमर्स के बच्चे CA के लिए जाते हैं। क्या यही कंपटीशन जो है वो रह गए हैं? बच्चे और किसी लाइन में जाना क्यों नहीं चाहते? कंपटीशन तो बहुत है, लेकिन बॉस आज के टाइम में जो सोशल मीडिया का ज़माना है ना, इसने बच्चों को इतने बड़े बड़े सपने दिखा दिए हैं कि बच्चा इसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। मैथ से टीचिंग लाइन के रास्ते खुले हैं, मैथ से और भी रास्ते खुले हैं, लेकिन बच्चे को IIT जाना है, सीट है लिमिटेड और भीड़ लगी हुई है लाखों। मेरे ख्याल से यही वजह है कि बीटेक किए हुए काफी सारे लोग बेरोजगार हैं। बीटेक किए हुए चप्पल चटका रहे हैं, अगर मेरी भाषा में कहा जाए, 20-20, 10-10 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, उन्होंने एक बड़ी यूनिवर्सिटी से, मथुरा में है, नाम नहीं बोलूँगा मैं, मथुरा की एक यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी बीटेक कंप्लीट की, लगभग 20 लाख के आसपास रुपया लगाया है। आज की डेट में जो उनका सालाना पैकेज है वो है 4.5 लाख रुपए। अगर इसको मंथली आप कैलकुलेट करेंगे तो 40,000 से भी कम जाएगा। अब आप सोचिए, जब एक माँ बाप ने 4-5 साल 20-25 लाख फूका है, और महीने पे कमा कितना रहे? उन्हें अपनी फीस कवर करने में कम से कम 4 से 6 साल का वक्त चाहिए। बिकॉज क्या हुआ है कि हमारे समाज का पूरा माहौल ऐसा बन गया है, बिल्कुल, कि डॉक्टर बन गए बहुत बड़ी चीज, इंजीनियर बन गए बहुत बड़ी चीज, CA बन गए बहुत बड़ी चीज, और अगर आप सरकारी नौकरी में चले गए तो बहुत बड़ी चीज। भाई इसके अलावा भी स्कोप है। आपको पता है, मेरे एक सीनियर है सर्वज्ञ प्रकाश मिश्रा, मैं उनका नाम यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। उन्होंने हाल ही में CA कंप्लीट किया है। वो बंदा अपनी CA की फर्म तो स्टार्ट कर रहा है, उन्होंने स्टार्ट भी कर ली, लेकिन उन्होंने साथ में टीचिंग लाइन भी अपनाई।
कॉमर्स टीचिंग। उन्होंने कहा भाई मैनपुरी में ही, जो हम जिस जिले में रहते हैं, हम जिस शहर में रहते हैं मैनपुरी में, कि इस शहर में ही 15-20-25 सी हैं भाई, इतना कंपटीशन हो रखा है, तो हमें कुछ और भी लेके चलना पड़ेगा। अब आप सोचिए सर्वज्ञ प्रकाश मिश्रा इतना पढ़ने के बाद भी बच्चों की कोचिंग को अपना रहे हैं। बिल्कुल समझ रहे हैं? तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हमने कंपटीशन की दुनिया इतनी हाई कर दी है, हमने रियलिस्टिक चीज़ों से हम दूर हटा दिया हमने बच्चों को। हमने छोटे से ही उनमें इतना ड्रीम भर दिया, कुछ कुछ के ये करना है, वो करना है, ऐसे ही करो, वैसे ही करो। वो बच्चा कभी खुश रह ही नहीं पाता है। मैं 9th-10th में पढ़ाता हूँ, कई बच्चे ऐसे मिलते हैं, सर IIT करना है, सर नीट करना है। अब उन्हें ये समझाता हूँ भाई तू 9th में है, 10th में, अभी थम जा, तसल्ली करो, आगे मौके मिलेंगे। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है, वो अपनी स्कूलिंग भी खराब कर रहे हैं। जो एंजॉय 9th-10th में उन्हें करना चाहिए वो भी नहीं कर रहे हैं, लाइफ को जी नहीं पा रहे, एक तरीके से रोबोट्स बन गए हैं बच्चे। तो ये है, इसका असर है, और ये काफ़ी नुकसानदायक भी है। इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं, देखो बिजनेस में देखो, और जॉब्स देखो, और चीज़ें देखो, बट कोई देखना नहीं चाह रहा। इससे दोनों चीजें अफेक्ट करती हैं मुझे लगता है, पेरेंट का पीयर प्रेशर भी और लैक ऑफ नॉलेज भी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है। प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में, जो हमारे यहाँ टीचर्स भी है ना स्कूल्स के, वो भी मोटिवेट करते हैं बच्चों को इसी तरफ। अब क्योंकि उनके भी कभी सपने रहे होंगे, बिल्कुल है ना, तो वो भी चाहते हैं कि मेरा स्टूडेंट ये पूरा करके जाए। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि जिस वजह से बच्चा उन भीड़ में जा रहा है, एक भेड़ चाल चल रहा है, कैसे जाए। कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से 101%। और कहीं ना कहीं ये चीज गलत भी है, बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि भेड़ चाल में आप तब तक चलेंगे, क्योंकि अगर सब भेड़ ही बन जाएंगे, एक ना एक दिन जाके फेल होना ही है। अगर मैं कहता हूँ सक्सेस हो भी जाते हैं तो कितने परसेंट चांसेस बहुत कम चांसेस होते हैं। करियर चुना जाए। आप सोचो, एक बच्चा IIT के लिए जाता है, लाखों बच्चे एग्जाम देने बैठते हैं, सिर्फ कुछ चंद बच्चों का होता है। आज मैं एक पेपर देख रहा था, कोई बहुत बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनका ऐड था, 5 उसमें नीट में शायद 5 बच्चे थे जिनके 720 में से 720 नंबर थे, फर्स्ट रैंकर। अब आप बताओ 5 बच्चों के फर्स्ट रैंकर हैं, कितने बच्चे बैठे होंगे भाई? सीटें चंद हैं, जरा सी सीटें हैं। कंपटीशन इस लेवल पे बढ़ा रखा है सिर्फ इन्हीं से। नीट में तो 24 to 26 लाख स्टूडेंट बैठते। अब आप सोचो 26 लाख सीट्स कितनी हैं? सीट मुश्किल से 50,000। अब आप सब पॉइंट परसेंटेज में 50,000 बच्चा तो सक्सेसफुल हो जाता है, इनकी सक्सेस दिखाई जाती है। टोटल सीट है, गवर्नमेंट सीट उससे भी कम है। तो टोटल सीट में जो मतलब मान के चलो 50,000 बच्चे का मैं लेके चल रहा हूँ, ये बच्चा तो सक्सेसफुल हो जाता है, इनकी सक्सेस दिखाई जाती बड़ा चढ़ा के। लेकिन वो जो 25 लाख में से जो 50,000 सिलेक्ट होने के बाद जो 24.5 लाख बचा है ना, उनकी कहानी कोई नहीं गा। सही बात। और वो बच्चा टूटता है, बिल्कुल बहुत दिक्कत होती है। और उस टाइम बच्चे के सामने कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि जब वो 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल मेहनत कर रहा होता है, माँ बाप का पैसा फूक रहा होता, कोचिंग टीचर्स स्कूल्स को तनाधन पैसा दिए जा रहा होता लगातार, और उसके बाद उसका जब सिलेक्शन नहीं होता है, जब घर वाले ताना देते हैं, पड़ोसी ताना देते हैं, तब उस बच्चे के दिमाग में एक ही बात आती है, वो आती है सुसाइड। आज जो आप सुना है ना, कोटा सिटी या सुसाइड सिटी, इसीलिए बनी है वो, क्योंकि हमने इन चीज़ों को इतना हाईफाई बना दिया है, इतना हाईफाई बना दिया हमने, इतनी लग्जरी लाइफ दिखा दी है, इतने लग्जरी लाइफ के सपने दिखा दिए हैं कि अगर वो चीज़ अचीव नहीं हो पाई तो बच्चे के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं दिखता है कि मैं कुछ करूं। बच्चे जब कुछ बच्चे हैं जो सीरियस कंपटीशन के लिए जो हैं बहुत ज़्यादा सीरियस कंपटीशन में बैठते हैं कि इसके आगे की लाइफ है ही नहीं, अगर क्रैक होता है खत्म है यहाँ पे, यहाँ के बाद खत्म। हाँ, अगर यहाँ नहीं हुए तो खत्म। ये एक तरीके से जहर की तरह फैलता जाता है, ये जहर की तरह फैल रहा है, लगातार फैल रहा है, और फैला रहे हैं लोग। और इसमें खासकर हाथ या तो स्कूल्स का होता है या फिर पेरेंट्स का होता है। बिल्कुल, सबसे बड़े इन्हीं लोगों का हाथ होता है। लगातार फैलाया जा रहा है ये जहर, सिर्फ इस बात पे कि एक बोर्ड पे बड़ा सा फोटो लग जाएगा कि हमारे यहाँ का बच्चा। एक वो भी तो होता है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदले, जैसे कि शर्मा जी की बेटी ने MBBS करी है, तुम भी करो। अब तो वर्मा जी का बेटा भी करेगा। अब वर्मा जी का बेटा MBBS करना चाहता है या नहीं चाहता है ये पूछा नहीं, वर्मा जी का बेटा MBBS करने लायक है या नहीं है ये किसी ने पूछा नहीं। आप समझिए, मेरे साथ ऐसे मेरे कई क्लासमेट्स थे, जब स्ट्रीम चूज करने की बारी आई थी तो उनके पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती कराई थी। आज भी टाइम मेरे साथ कई बच्चे, जब मैं पढ़ाता हूँ तो 10th के बाद स्ट्रीम चूज करने की बारी, बच्चे कहते हैं सर आप क्या प्रीफर करते हैं, पूछते हैं बच्चे। मैं कहता हूँ भाई तुम्हें जो ठीक लगे,
तुम जो झेल सकते हो। अब मैं तो ये कह देता हूँ कि तुम्हें जो ठीक लगे, लेकिन उनके बैक ऑफ माइंड से जो पेरेंट्स होता है ना उनके, वो भर रहे होते हैं बेटा मैथ बायो 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 बेस्ट, बायो की तरफ आओ, ये आओ। थिंकिंग दे रखी है पेरेंट्स ने, सबसे ऊपर मैथ है, उसके उसके बाद बायो है, उसके बाद कॉमर्स है, और आर्ट को तो ये समझा जाता है कि ये पढ़ाई नहीं है, गोबर है, वो खत्म है, वो कहते हैं कुछ नहीं। अच्छा, आर्ट्स की अब तब भी इज्जत बढ़ गई है, हमसे ये थोड़ा यूपीएससी का ये ज़्यादा क्रेज बढ़ा है, सिविल सर्विसेज का, तब थोड़ी आर्ट्स की इज्जत बढ़ गई, वरना तो वो भी खत्म थी। अब उधर उतनी ही भीड़ शिफ्ट हो गई है कि 1000 सीट पे 10 लाख बच्चे, और उसका कंपटीशन तो 0.1% भी नहीं है, और कुछ नहीं निकल रहा है वहाँ से। फिर बच्चा फ्री होके हार थक के घर बैठता है कि या तो वो सुसाइड करता है या फिर कहीं एक प्राइवेट जॉब पकड़ता है 10-15 हज़ार की। यूपीएससी में ये भी है, क्योंकि बच्चा एक मिनिमम मेरे ख्याल से जो तैयारी करता है, प्रिपरेशन करेगा कम से कम 5 से 10 साल तक, नॉर्मली 4 या 5 साल तो मैं मानता हूँ। अब वो लाइफ के अपने 5 से 10 साल, एक तो उसने ग्रेजुएशन की है 3 से 4 साल की। एक्चुअल में जो ग्रेजुएशन होती है, बच्चा ग्रेजुएशन करता ही नहीं है अपनी ग्रेजुएशन में, वो डमी ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन ईयर वो बचाता है कोचिंग में। अब एक बच्चा निकल के जाता है ना, जब 12th क्लास से वो निकल के जाता है 16 साल की उम्र में, भाई 16-17 साल की जो उम्र होती है, तब वो बच्चा निकल के जाता है। वो 3 साल अपनी आपको रगड़ता है, दिल्ली की गलियों में, इलाहाबाद की गलियों में, जहाँ भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वहाँ उन गलियों में रगड़ता है, पूरे पूरे घंटे बैठता है कोचिंग में, फिर 6-7 घंटे पढ़ता है, सही से खाना भी नहीं खा पाता, और ये 5-6 साल का चक्र चलता है। 5-6 साल बाद ये लाइफ तो हम लोगों ने भी जी हुई है, आप समझ लो, बहुत बढ़िया झेला है, सब कुछ देखा है, ये बहुत दिक्कत है। वही है, सक्सेसफुल हो गए तो आपकी मेहनत रंग लाई, अगर नहीं हुए तो आपने टाइम बर्बाद किया। आपने टाइम बर्बाद किया, आपने कुछ किया ही नहीं। मेरे एक कजन है, उन्होंने लगभग 8-9 साल टाइम दिया यूपीएससी को, आज वो सक्सेस नहीं हो पाए। उन्होंने मेहनत करी, उनका काम था मेहनत करना, सक्सेस हर किसी के हाथ में नहीं होती है, वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं। लोग पीठ पीछे ना बहुत सारी बातें बोलते हैं कि बनने गए थे डीएम, बनना है भाई एक सिपाही, जू ना हो पाओ, बू ना हो पाओ, ऐसे गाँव में ना इस तरीके की भाषाएं बहुत बोली जाती हैं। अब उस लड़के से क्या पूछो जो यार असफल हुआ है। ये जो बड़ी आशा है, ये छोटी काम करने की इजाजत भी तो नहीं देती है। अब कोई अगर यूपीएससी की कोई प्रिपरेशन कर रहा है और उसने 10 साल दिए हैं उस प्रिपरेशन को, मेंटली प्रिपेयर है वो, उसके बच्चे को ना 5th-6th में ही सपने दिखा दिए जाते हैं कि ये करना है। अब उसके बाद उससे कहा जाए कि आप पीयून की जॉब कीजिए या आप ये एसएससी की जॉब कीजिए, वो नहीं कर सकता। उसने मेंटली प्रिपेयर कर रखा है अपने आप को नीली बत्ती के लिए, वो दूसरी चॉइस लेगा ही। मैं एज अ टीचर हूँ, आप भी ये बात जानते होंगे, आप एज अ टीचर जब कोई बच्चा ना हमारे सामने आता है ना एकदम रेडी होके कि मुझे ना बायो लेनी है, मुझे आगे डॉक्टर बनना है, जो 6th 7th 8th में 9th 10th में आता है कि मुझे आगे डॉक्टर बनना है, मुझे आगे इंजीनियर बनना है, हम उस बच्चे को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि इस बच्चे के ना अपने आप से गोल डिसाइड है ना, और दुनिया उस बच्चे को बड़ा अच्छा मानती है। भाई पर्सनली मुझे लगता है नहीं यार, ये सही नहीं है, उसे धीरे धीरे निकलने दो, डिसाइड करने दो, समझ आने दो कि हाँ मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये करूँगा। जैसे मैं बताता हूँ, अब आप ना इस बात पे बहुत हंसोगे, मेरी ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। 8th तक मेरे को आईआईटी करनी थी, मेरे टीचर ने मुझे सपने दिखाए। उसके पीछे वजह है एक, मेरी बात सुनना, कि जो 8th तक डिसीजन होते हैं आपकी कोई भी बने, वो आपके डिसीजन होते ही नहीं है एक्चुअल में, वो या तो आपके पड़ोसी के या पेरेंट के, भाई के, बहन के, वो डिसीजन होते हैं, हम लोग बस उसे एक्वायर कर लेते। 8th तक मुझे आईआईटी करनी थी भाई, सपने थे। 9th में आते आते बस समझ में आई बेटा नहीं हो सकता है, आगे बढ़ो। फिर 9th to 12th जब तक मैं पढ़ा, मुझे एक्टर बनना था, ठीक है। मैंने स्कूल में बहुत परफॉर्मेंस दिए, ऑडिशंस देने का भी कई बार ट्राई किया, कई जगह हुआ, बट इतने मौके नहीं थे कि हम बाहर जा पाते, ठीक, कोई बात नहीं। अब जब 11th 12th में था तो उस टाइम बैकडोर में एक मैं कॉमर्स से हूँ तो सीए भी चल रहा था, और कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि फ्री रहना था, फ्री रहता था तो खुद को बिजी करने के लिए कोचिंग पढ़ा रहा था। टीचर बनना तब तक दूर दूर तक नहीं था। 12th के बाद कोविड लॉकडाउन लगा हुआ है, कहीं जा नहीं सकते हो, आपके सारे प्लान्स धरे के धरे रह गए। आपने क्या करा, आपने कहा यार मैं सीए बनूंगा, आपने आईसीएआई में रजिस्ट्रेशन किया, आप सीए फाउंडेशन आपने एग्ज़ाम दिया, फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर हो गया। लेकिन फाउंडेशन एग्ज़ाम देते देते भाई मुझे ये समझ आ गया था
कि बेटा ये मेरी औकात से बाहर है, अभी तो निकल गया, आगे नहीं निकलेगा। और ये बात मैंने अपने घर में भी सबको समझा दी कि ये मेरी औकात से तो बाहर है, कुछ चीजें होती हैं वो अचानक से क्रेज में आती हैं, जैसे कि ये मैं नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है वो करो। टीचिंग लाइन में जुड़ गए। कोई स्टूडेंट डिस्कस करता है तो मेरा जवाब यही होता है कि जिस काम में सबसे ज्यादा मन लग रहा हो वो करो। हाँ, चाहे आपका शादी करने का मन कर रहा हो, चाहे आपका हाँ एक्टर जो बनना मन हो, करे सिंगर वो बनना हो, गिटार आज आके समझ में आ रहा है, आज जब इस स्टेज पे खड़ा हूं तब समझ में आ रहा है कि मुझे करना ये है। और रियलिटी बताऊं अंदर से, कभी कभी आज की डेट में भी समझ में नहीं आता कि यही करना है या कुछ और करना है। अब आप बताओ, वो जो 12 साल का लड़का है वो पहले से ही उसके दिमाग में भर के रखा है कि ये करना है, तो भाई जिंदगी उसको कैसे समझाएं कि आपकी हिसाब से नहीं चलती है, जिंदगी ऊपर नीचे चलती है, वो अपने फैसले। अभी इसमें देखा ही गया है, अब आगे जाके देखेगा तब समझेगा। वही तो बात है, अब देखने ही नहीं देना चाहते हैं, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मोहित जी, जैसा कि आपने अभी बताया था, आप वर्किंग प्रोफेशनल है एज ए टीचर इन ए प्राइवेट स्कूल। तो प्राइवेट स्कूल में मैंने सुना है कि कॉर्पोरेट लाइफ में काफी ज्यादा पीयर प्रेशर रखा जाता है उनके टीचर्स पे या उनके स्टाफ पे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा इस बारे में कि ये कितना सच है और कितना मैं नहीं। कहूँगा 100% में से 1000% सच है। अच्छा, बहुत प्रेशर है। क्यों? कई तरीके का प्रेशर है। सबसे पहले तो आप मान के चलिए 6 घंटे आप क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, 6 आवर्स आप स्कूल में, आप टोटल 7 और 8 आवर्स बिताते हैं, उसमें से 6 आवर अप्रॉक्स लगभग आप क्लासेस में जाते हैं। अब वो जो 6 आवर आप क्लासेस ले रहे हैं उसको पढ़ाने के लिए कम से कम 2 और 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे लगता है प्रिपेयर करने में। जब तक आप प्रिपेयर नहीं होंगे, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। मैनेजमेंट को डील करना सबसे बड़ा मुश्किल। आजकल जो बड़े बड़े स्कूल्स हुए उनमें क्या हुआ है कि प्रिंसिपल मालिक बना हुआ है, या फिर क्या हुआ है कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसने स्कूल खोल के डाल दिया, प्रिंसिपल कोई और बना है। जहाँ मालिक प्रिंसिपल है वो तो चीज़ें देखता है, वो कई बार टीचर्स की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करता है। जहाँ कोई और स्कूल का मालिक हो, प्रिंसिपल कोई और है, वो करता है लॉबिंग। टीचर्स के साथ वहाँ होती है पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, हर जगह है लेकिन स्कूल्स में बहुत ज़्यादा है। तो एक तो टीचर इस प्रेशर से जूझ रहा होता है। दूसरी बड़ी समस्या उसके पास ना बच्चे की जिम्मेदारी है। मैं जैसे 9th-10th पढ़ाता हूँ, तो मेरा 10th का बच्चा होता है ना, मुझे पता है ये बच्चा बोर्ड फेस करने जा रहा है, वो बहुत टेंशनें झेल रहा होता है। उस पूरी टेंशन से उस बच्चे को निकालोगे कैसे, उस पूरे प्रेशर से उस बच्चे को निकालोगे कैसे, तो उसमें भी ना आपका बहुत बड़ा योगदान होता है एक एज अ टीचर। देखिए, आप एक अच्छे टीचर हैं तो आपको ये सब करना पड़ेगा। आप नहीं हैं, आपको सिर्फ क्लास में पढ़ाना है, वो करना है तो ख़त्म कहानी। लेकिन आप एक बेस्ट टीचर हैं, आप एक जो आपको उपाधि दी है गुरु की, मेंटर की, तो आपको ये चीज़ें भी मेंटरशिप करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरा ये साल का 10th क्लास का बैच निकल के गया। और अगर जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट भी करना, रात के 12-12 बजे मैंने उनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करी हैं। फ़ोन पे कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि भाई ये समस्या है सर, ये समस्या है, ये नहीं समझ में आ रहा सर, ये नहीं पढ़ पा रहे सर, ये टेंशन हो गई, आज मम्मी ने डांट दिया, उनने डांट दिया, उन सर ने ये कह दिया, सारा सॉर्ट आउट करना। और मुझे नहीं लगता कि और किसी जॉब में रात के 12 बजे रात के 12 बजे आप नहीं बैठेंगे। आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाइए, 8 घंटे के बाद आप खत्म। 6 बजे, रात के 6 बजे और बस उसके बाद रात के 9 बजे बच्चे के पापा घर पे आए, उनने बच्चे का वर्क चेक किया, रात के 10 बजे ही फोन धमक दिया, टीचर के पास लगा दिया, हाँ सर ये बच्चा ना, मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि 10 बजे बच्चा सो रहा है, टीचर सो रहा है, टीचर क्या काम कर रहा है, नहीं। और टीचर का अगर सॉर्ट आउट नहीं करा टीचर ने, एक छोटी सी भी गलती हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि इंसान है भाई, गलती हो जाती है, तो वो दूसरे दिन बैठा होगा प्रिंसिपल ऑफिस, और एक बात होगी, एक बात की वो पेरेंट 50 बात कहेगा। क्यों? जाहिर सी बात है भाई, उसने पैसे दिए हैं, वो फीस दे रहा है, 50 बात कह के जाएगा। फिर वो जो प्रिंसिपल टीचर की बैंड बजाएगा, उस चीज से ना, उस प्रेशर से टीचर निकल नहीं पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं, मैं आज की डेट में, मैं अपनी लाइफ में जी रहा हूं। अमन भाई विश्वास नहीं मानोगे, डेली सुबह 7 बजे मन करता है कि रिजाइन कर दूं। मैं सही बता रहा हूं, फिर दिमाग में आता है रहने दो यार, पढ़ाई कराओ, बच्चों को पढ़ाना है।
बिल्कुल। इस कदर का प्रेशर है। और आज की डेट में टीचर्स पे बहुत प्रेशर है, क्योंकि ना मतलब हो सकता है बहुत से लोग ऑफेंड हो जाएं, हमने टीचर को टीचर रखा ही नहीं है, हम लोग ऐसे मशीन यूज करते हैं, मशीन पहले यूज लोग- करते हैं। मतलब एक बात कहूँ ना, जो सर्वेंट होता है ना उसकी तब भी इज्जत है, एक मजदूर है ना उसकी तब भी चीज़ें ठीक है। टीचर आपके स्कूल में पढ़ाएगा भी, अदर एक्टिविटीज़ भी कराएगा, आपके स्कूल का प्रचार भी करेगा, आजकल तो वो रील्स बनने लगी हैं वो भी बनाएगा, टीचर एडमिशन भी कराएगा, टीचर सब करेगा। और बदले में जब उसको पैसा मिलता है ना, आपको विश्वास नहीं होगा, 5-5 हजार पे लोग काम कर रहे हैं, 5,000, 6,000, 7,000। हाईएस्ट सैलरी है टीचिंग लाइफ में भाई प्राइवेट स्कूल्स में 25,000। जब किसी पर्सन को लगभग 20 से 22 सालों का एक्सपीरियंस है, वो पीजीटी है, तब जो नीचे नर्सरी केजी वाले हैं ना, 3-3 हजार 4-4 हजार में काम करती हैं लड़कियां लड़के, जो 6, 7, 8 में पढ़ाते हैं 6-6 हजार 7-7 हजार में काम करते हैं। 9, 10th के जो टीचर्स हैं 13, 14, 15, मैक्स टू मैक्स 17 या 18 हजार। तो लेकिन जो जैसे कोई स्कूल खोल रहा है, जैसे कोई ट्रस्ट स्कूल खोलता है, तो उससे सीबीएसई नॉर्म जो होते हैं साइन कराए जाते हैं, और उन पे जो रूल है वो ये है कि हम टीचर को सैलरी देंगे गवर्नमेंट सैलरी के बराबर, तो ये रूल फॉलो नहीं होता है। हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। सीबीएसई को पता है कि उसका जो पीजीटी टीचर है उसे 50,000, 55,000, 60,000 मिल रहे हैं, उसको ये पता है, उस टीचर से साइन कराए जाते हैं। सैलरी कायदे में आ रही है, कायदे में सैलरी आ रही है 15,000, 20,000। कुछ बड़े स्कूल्स, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ बड़े स्कूल्स जिनकी सैलरी अकाउंट में आती है, उनके यहाँ का नियम बताता हूँ। उनके मेरे टीचर से बात हुई, मेरे एक मित्र हैं बहुत बड़े स्कूल में हैं, अपने इस शहर के सबसे बड़े स्कूलों में से एक स्कूल है सीबीएसई का। हाँ, तो उनसे मेरी बात हुई, तो क्या यार आपकी सैलरी कितनी है, उन्होंने ये हंसते हुए जवाब दिया ऑफिशियल है अनऑफिशियल। मैंने कहा ये क्या बात हुई, मतलब एक सैलरी होती होगी, जो ही मुझे पता था। बोले भाई अकाउंट में तो मेरे 85,000 आते हैं और मिलते हैं मेरे को 20,000 हैं। मैं कहा व्हाट डू यू मीन 20,000? मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हो, अकाउंट में आते हैं 85 और अकाउंट और उनको मिल रहे हैं 20। मैंने कहा क्या मतलब? बोले स्कूल 85 डालता है और थोड़ी देर बाद ही निकाल लेता है, 20,000 मेरे छोड़ देता है। ये चल रहा है सीबीएसई सारे स्कूलों में या किसी ऑलमोस्ट 95%। अच्छा, हर स्कूल में यही है, 95 भी नहीं, 99, 1% स्कूल छोड़ दो आप। और सीबीएसई को भी पता है कि इस स्कूल में ये हो रहा है, इन स्कूल्स में ये हो रहा है, लेकिन क्यों करेंगे? बड़े बड़े बिजनेसमैन के स्कूल हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के स्कूल हैं। मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैंने एक जगह ना 12th पीजीटी के लिए इंटरव्यू दिया था, ठीक है, ये पिछली साल की बात है। तो जब मैंने वहाँ 12th पीजीटी के लिए इंटरव्यू दिया तो सब कुछ उन्हें पसंद आया, फाइनल डन। उन्होंने कहा सैलरी कितनी लेंगे, तो मैंने उनसे कहा आप बताइए आप कितनी देंगे। बोले 10,000 फॉर पीजीटी। फॉर पीजीटी 12th अकाउंट्स, अकाउंटेंसी के टीचर को 10,000 रुपए। और संघ में उसे अकाउंट्स नहीं पढ़ानी, संघ में उसको बिजनेस भी पढ़ानी है, और काम डबल, और काम हद से ज्यादा। मैंने उनसे बस मन ये हुआ मेरा ये पूछने का कि मैं आपको 10,000 दे रहा हूं, आप 10,000 में अपना खर्चा चलाएंगे क्या? ये है प्राइवेट टीचर की हालत, सच कह रहा हूं। मतलब मैं तो कई लोगों को अब राय देता हूं, सब करो, प्राइवेट टीचिंग मत करो। अगर इसको एज अ करियर प्राइवेट टीचर चूज करना है, बिल्कुल मत करो। पैसा है नहीं, काम का प्रेशर बहुत है। देखिए आप काम का प्रेशर डालिए, लेकिन उतना पैसा भी तो मिले। मेरे अकाउंट में हर महीने 60,000, 60,000, 70,000 आ रहा है, मैं और प्रेशर ले लूंगा, लेकिन मेरे अकाउंट में आ रहा है 15,000, 20,000। वो प्रेशर क्यों ले रहा है? पैसे में इतना प्रेशर कोई नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या है पैसे की। और कोई भी सरकार हिंदू मुस्लिम उठाएगी, सरकार गरीबों का उठाएगी, सरकार सरकारी कर्मचारियों का मुद्दा उठाएगी, सरकार सबका मुद्दा उठाएगी। और सभी अधिकारी, सभी नेताओं को, सभी अधिकारियों को पता है, सरकार में बैठे हुए सभी लोगों को पता है कि ये जो टीचर्स हैं ये ऐसे सरवाइव कर रहे हैं, कभी ये मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। उसके पीछे वजह है ना। और ऐसा नहीं है, एक बात और बताऊं मैं, ऐसा नहीं है कि बच्चों से फीस कम ली जाती है।
फीस तो बढ़ाई जा रही है, फीस लगातार हर साल किसी ना किसी बहाने से 1000 दो 2,000 3,000 4,000 कहीं ये फीस ये मंथली एक एक बच्चे पे फीस लग रही है। टीचर्स को सैलरी मिल रही है 12,000 13,000 14,000। अच्छा ये मिल रही है, सुनिए मेरी बात सुनिए, ये मिल रही है, छुट्टियों पे काट रहे हैं, मेडिकल लीव लेना चाह रहा है काट रहे हैं आप। मौका ढूंढा जाता है कि हम टीचर की सैलरी कहाँ काटें, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएं, ये हालत है। मैं तो थैंक गॉड हूँ कि मैं SBRL अकेडमी पढ़ाता हूँ, मेरे यहाँ इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं। मेरे यहाँ ये जो गंदी चीज़ें हैं ना बहुत सारी, वो नहीं, मैं ऐसा नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ फील किया, मैंने देखा है वहाँ इतनी सारी चीज़ें ये नहीं है। और स्कूल्स में तो गंदगी मची पड़ी है। आदमी लोग ये कहते हैं कि भाई हमें बस अपने स्कूल में करवा दो। हम कहते हैं वहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। आप समझिए कि टीचर को सुबह 6:30 बजे बुला रहे हैं स्कूल। अब सोचिए 6:30 बजे टीचर जाएगा, 2:30 बजे तक 3 बजे तक पढ़े आएगा और उसको मिलेगा कितना, 10,000 12,000। सर्दियां हो रही, बच्चों की छुट्टियां हैं, सब कुछ बंद है, कुछ नहीं करना है, टीचर जाके वहां जाके बैठा है फ्री में, फालतू में। उसको बुलाया जा रहा है कि स्कूल आओ। DM ने आदेश कर दिया कि क्लास 8th तक की छुट्टी है बच्चों की, ठीक है। कुछ स्कूल्स क्या करेंगे, टीचर्स की भी 10 दिन की छुट्टी कर देंगे, 10 दिन की बच्चों की छुट्टी, 10 दिन की आप भी जाइए, लेकिन आपकी 10 दिन की सैलरी काटेंगे। तो ये तो जब DM ने ऑर्डर लिया है तो आप सैलरी कैसे काटते हैं? लेकिन आप टीचर की सैलरी काटेंगे, आप घर बैठे हैं। मैं इस बात के लिए, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इस बात के लिए थैंकफुल हूँ कि मेरे स्कूल में ये नहीं चलता है कि हाँ ठीक है, उनको लगता है कि हाँ एक टाइम हो गया और हमारे यहाँ काम नहीं, चलो छुट्टी कर देते हैं, चीज़ों में रिलैक्सेशन दे देते हैं। स्कूल्स में मेरी एक मित्र हैं, एक अच्छे खासे स्कूल में पढ़ाते हैं, एक बढ़िया स्कूल है, उन्हें सैलरी भी अच्छी प्रोवाइड वो कराते हैं। मैनपुरी के आउटस्कर्ट में, मैनपुरी के बाहर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी स्कूल का नाम नहीं लेना चाहिए। वो बताते हैं कि भाई मेरे स्कूल में 9 पीरियड लगते हैं और 9 के 9 मुझे पढ़ाने पड़ते हैं, और एक नई चीज़ और, खड़े होकर ही पढ़ाना है। हाँ ये तो मैंने भी सुना है कि क्लासेस में जो बेंच होती है, टेबल सब खत्म, टीचर की वैल्यू ही खत्म, आप खड़े होकर पढ़ाइए। लगातार खड़े। अब आप वो टीचर 6 घंटे कैसे खड़े होकर पढ़ाएगा। एक चीज और है कि जैसे बच्चों का तो लंच भी हो जाता है, टीचर को लंच में भी ड्यूटी देनी है, ड्यूटी दे दी जाती है, 2 टीचर साथ में लंच नहीं कर सकते हैं, आपस में बात नहीं कर सकते हैं। कई स्कूल्स में तो ये नियम है कि टीचर जाए बच्चों के बीच जाके लंच करे। अब वो एक टेबल चेयर लेगा, वो ऐसे खा रहा है, सामने से बच्चा देख रहा है, ना वो उनसे बात कर सकता है, ना वो उनके साथ शेयरिंग कर सकता है। एक ऑकवर्ड फीलिंग के साथ वो टीचर जीता है। आप समझिए कि जो प्राइवेट टीचर की लाइफ है ना, वो इतनी ज़्यादा मुश्किल करती। मैं जब स्कूल्स में था, मैं आपको बताता हूँ, तो मैं कहता था यार इन टीचर्स को इतनी सैलरी मिलती, ये सब कुछ मिलता है, क्यों कोचिंग पढ़ाते हैं ये लोग, पागल है क्या। जब मैं नया टीचिंग मैंने ज्वाइन किया था तो मैं सबसे ज़्यादा विरोध करता था, क्यों कोचिंग पढ़ाते हैं, क्या ये पागल है। लेकिन अब समझ में आया कि ये कोचिंग क्यों पढ़ाते हैं, मजबूरियां इन्हें यहाँ तक पहुँचाती हैं। भाई 10,000 12,000 14,000 में खर्चा नहीं चलेगा। अगर टीचर के बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको पता है बहुत कम ऐसे स्कूल्स हैं जो टीचर के बच्चों की फीस छोड़ते हैं, कहते हैं आधी फीस दीजिए। कई ऐसे स्कूल हैं आधी फीस दीजिए। क्यों, आप अगर किसी और जगह अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते तो वहां फीस नहीं देते क्या, तो यहाँ आधी मांग रहे हैं हम। ऐसे बहुत कम स्कूल्स हैं। अब सोचो आप उन टीचर्स की क्या लाइफ होगी। मेरे जैसे टीचर जो सोशल साइंस पढ़ाते हैं, ना तो जिनका कोचिंग में कोई बेस है, ना तो बच्चा सब्जेक्ट को सीरियस लेता है, ना मैथ वाला टीचर साइंस वाला टीचर सब्जेक्ट को सीरियसली लेने देता है, और ना मैनेजमेंट सीरियस लेता है। उन्हें लगता है अरे सोशल साइंस के तो 50 आ जाएंगे, उनके लिए तो बहुत नुकसान है। तो ऐसा भी होता है कि स्कूल वाले मना कर देते कि आप आउटसाइड कोचिंग नहीं पढ़ा सकते, आप आउटसाइड कोचिंग नहीं पढ़ा सकते, फिर आप 10,000 दे रहे हैं, वो क्या करेगा, वो क्या करे। अरे कई जगह तो पता है, मैं एक स्कूल में पढ़ाता था यार, आउटस्कर्ट था, मैंने वहाँ मतलब बीच में ही ज्वाइन किया था। मैंने वहाँ 3 महीने पढ़ाया। आपको पता है मेरे 3.5 महीने पढ़ाया था, मेरी 15 दिन की सैलरी थी, 3 महीने की सैलरी मार ली गई, सैलरी ही नहीं दी, और मैं उनसे लड़ भी नहीं पाया। अब आप सोचिए, मेरे को तो इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, मैंने तो झेल लिया, लेकिन कोई और टीचर होगा वो कैसे वो 3 महीने काट पाएगा। आप सोचिए, कई स्कूलों की ना ये हालत भी है। आज अजीब से रूल एंड रेगुलेशन, बहुत इनसिक्योरिटीज हैं। आज की डेट में कोई नया स्कूल ज्वाइन करता है ना टीचर, वो पहले ये डरता है कि भाई मैं साल कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं, सैलरी मिलेगी कि नहीं। कुछ टीचर्स, कुछ स्कूल्स में बताता हूँ, मेरे अपने ही शहर में इतने बेहतरीन स्कूल्स हैं, बहुत नए स्कूल्स हैं, मैं आपको बताऊँ। वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग के ईयर के स्टार्टिंग में, अभी अप्रैल चल रहा है, टीचर्स हायर करेंगे, एक अच्छा पे ऑफर करेंगे,
टीचर जाएगा, अगस्त या सितंबर नया टीचर बुलाया, नमस्ते, पुराने टीचर को बाय बाय। अब आप बताइए वो 4-5 महीने कहाँ बैठेगा। ऐसा मेरे साथ पिछले साल होते होते बचा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, स्कूल्स ये कहते हैं कि हमें 1 महीने का नोटिस दो अगर आप छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उन्हें निकालना है तो 1 मिनट का। 1 महीने का भी छोड़िए, 1 मिनट का नोटिस नहीं देंगे आपको, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर टीचर ने 1 महीने का नोटिस दे दिया है, फिर भी कई ऐसे स्कूल्स हैं जो सैलरी रोक लेते हैं टीचर की। कई स्कूल्स ऐसे हैं, मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक स्कूल में ज्वाइन किया था, क्योंकि मैंने ना बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ा के देखा है, मुझे माहौल अच्छा नहीं मिला। मैं आज जहाँ करंटली पढ़ा रहा हूँ, मुझे वहाँ माहौल अच्छा मिला, मैं वहाँ रुका हुआ हूँ। इसीलिए मैं कहता भाई ऐसा होना चाहिए। मैं एक स्कूल में था, वहाँ मैंने ज्वाइन करने वाला था, मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ, तो उन्होंने मुझसे कहा ठीक है हम आपको कर ले रहे हैं, या तो आप डॉक्यूमेंट अपने मेरे पास सबमिट कर दीजिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 10,000 रुपए दे दो, या फिर आप एक काम करिए, आप अपनी सैलरी 1 महीने की जमा करिए 4 किस्तों में। पहले मिलने से पहले एडवांस में उन्हें देनी पड़ेगी। उन्हें जमा करते जाइए, क्यों, आप बीच में ना छोड़ जाएं। अच्छा, अब आप समझ रहे हैं, 1 महीने जब वो हो जाएगा, वो पूरी पैसा जमा हो जाएगा, उस टीचर को इस कदर परेशान किया जाएगा कि वो स्कूल छोड़ के जा ही नहीं सकता, भी नहीं सकता। एक नया धंधा चलता है, एक नया ड्रामा चलता है आज की डेट में, एग्रीमेंट कराना। एग्रीमेंट करा लो, 2 साल 3 साल का एग्रीमेंट करा लिया, उन 2-3 साल में उस टीचर को इस कदर परेशान कर दिया जाएगा, वो इस कदर परेशान हो जाएगा कि या तो वो सुसाइड कर ले, या वो नौकरी छोड़ दे कि भाड़ में जाए तुम्हारा एग्रीमेंट, ठोको तुम केस, लगाओ फाइन जो लगाना है, या वो घुट घुट के वही मरता है। जैसे एक मेंटली हैरेसमेंट मेरे ख्याल, ये मेंटली हैरेसमेंट होता है। और ये पता है, यंग बच्चे नहीं झेल पाते हैं, जो पुराने चावल हैं वो तो झेल लेते हैं, वो तो कहते हैं भाई हमें तो आदत है, हमें पता है ना, हमें यही करना है। जो यंग बच्चे होते हैं, जो नए लड़के होते हैं, नई लड़कियां होती हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, वो ये नहीं कर पाती हैं। ये एक बड़ी समस्या। और आपको मैं बताऊं, बहुत जल्द ना इसका सॉल्यूशन आएगा, देखना, कोई तो होगा जो देखेगा। कोई तो ऐसी सरकार आएगी जो इस तरफ देखेगी कि भाई इन प्राइवेट टीचर्स की भी क्या लाइफ है। आज अभी सरकारी जॉब्स में 8वां वेतन आयोग लगा है, ठीक है, सबकी सैलरी बढ़ गई है, हम लोग की कम होती है, हम लोग में कम होती है। टीचर्स को लिटरली जो इंक्रीमेंट दिया जाता है ना, 500 रुपए इंक्रीमेंट लगता है। 500 भी आपने ज्यादा बता दिया मेरे ख्याल से। 500 लगता है आपको, मैं समझा रहा हूँ, मतलब आप सोचिए 500 तो बहुत ज्यादा है। कुछ स्कूल तो ऐसा और करते हैं, कई बार तो टीचर्स की सैलरी काट लो, बेचारा 3,000 रुपये 4,000 रुपये लड़की काम कर रही है, एक लड़का 7,000 रुपये 8,000 रुपये काम कर रहा है, उसके आप काट ले रहे हो 500, 1,000, 2,000, 3,000। क्या लेके जाएगा वो घर, क्या खाएगा? अच्छा, मेरे हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका कुछ ना कुछ ऐसा बॉन्डिंग रहता है जिसकी वजह से, मैं आपको बताऊं, उसके पीछे वजह ये भी है ना, क्योंकि एक सीबीएसई बोर्ड का स्कूल खोलना किसी नॉर्मल पर्सन की बात नहीं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो मुझे लगती है 3 से 4 करोड़ की चाहिए, और इतना किसी नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए, हायर क्लास के लिए अफोर्ड करना। या तो स्कूल ज्यादातर नेताओं के हैं, या बड़े बड़े बिजनेसमैन के हैं जो नेताओं जो कनेक्टेड हैं। आप अपने शहर में निकल जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप स्कूल्स देखिए, आप स्कूल्स के बोर्ड देखिएगा, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को उन्होंने एज अ चीफ गेस्ट बुलाया हो। बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले ही एक स्कूल में बुलाया गया था। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को चीफ गेस्ट बुलाया गया। अच्छा, आजकल ये स्कूल में बहुत गंदा हो गया है, पूरा का पूरा पॉलिटिक्स से कनेक्ट कर दिया उनने। चुनाव प्रचार होता है, नेता स्कूल में बैठे हैं और बच्चों को भाषण दे रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं कि किस तरीके से हिंदू खतरा है हमारे लिए, और दूसरी पार्टी बता रही है किस तरीके से वोट करना है। टीचर्स को बोला जा रहा है कि आप इनको वोट दीजिए। भाई वोट देना हमारा अधिकार है ना, वो तो हम करेंगे। एसटी टीचर आप पढ़ा रहे हैं राइट टू वोट, और उसके बाद आप किसी बच्चे से कह रहे हैं कि इस पार्टी को वोट देना। अच्छा, एक चीज और है, मैं आपको बताऊं, कुछ टीचर्स भी ना एक काम और करते हैं, अपनी पॉलिटिकल थिंकिंग बच्चों पे थोपते हैं कि ये पार्टी बहुत सही है, आप इस पार्टी को वोट। बच्चे का छोटा सा दिमाग है, वो आगे डेवलप होता जाता है, कम से कम 2-3 इलेक्शन में तो वो वोट दे ही देता है ना, वो अपनी फैमिली में ये चर्चा कर ही लेता है। आप समझिए ये भी कंडीशन है। कई इलेक्शंस होते हैं, नेता लोग बैठे हुए होते हैं स्कूल्स में कि साहब हमें वोट दें। टीचर्स को
किए जाते हैं कि मोटिवेट किया जाता है कि आप उनको वोट दीजिए। तो आप समझिए ये कंडीशंस हो चुकी है कि और क्या, आप ही क्यों उनका सरकार काम कर पॉलिसी रहे हैं, आप ही पपेट बने हुए हैं। हाँ, क्योंकि नेता को तो पता है ना कि हमें वोट मिल रहा है, हमें फंडिंग मिल रही है इन्हीं से, तो हम इनके अगेंस्ट क्यों जाएंगे। दूसरी चीज, अब सीबीएसई एक्शन लेगी, सीबीएसई कहेगी कि भाई आप सैलरी दे रहे हैं, वो तो स्लिप दिखा देंगे ना कि देखिए मैंने 85,000 दी है। अब सीबीएसई को क्या पता है वो 20,000 मिली है उस कौन से हमने निकाले, क्या पता क्या खर्च कर दिया। कहाँ से निकाले। और सुनिए एक बात और बताता हूँ, ये भी नहीं है कि साइन ना लिए जाते हो, बाकायदा साइन लिए जाते हो, टीचर साइन करता है, टीचर साइन करता है मजबूरी कहीं कि हाँ करो, उसकी जगह आपको 20,000 मिल रहे तो आप मिल रहे हैं, आपको करना पड़ेगा। आप सोचिए अगर आपकी सैलरी 10,000 से ऊपर है, टीजीटी हैं आप, पीजीटी हैं, आपकी नौकरी खतरे में है, हमेशा खतरे में रहती है, क्योंकि कोई और आएगा जो कम में काम करने को तैयार हो जाता है, और जिस दिन वो कम में काम करने को तैयार हुआ और आपके लेवल का थोड़ा बहुत मिल गया, आप बाहर। इसी चीज से आप समझिए, जैसे मैं ये मानता हूँ कि आप, जैसे आपने बोला आप 20,000 में जॉब कर रहे हैं, वही नहीं, मैंने सिर्फ एक अंदाजा बताया, मैंने ये सैलरी नहीं बताई, मैंने जस्ट एक एग्जांपल। नहीं, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक काबिल बंदा है जो 20,000 में जॉब कर रहा है, ठीक है, सेम उसी स्टैंडर्ड का दूसरा बंदा जो आपने बताया कि 10,000 रुपए में मिल सकता है। मान लीजिए आपके पास एक प्रॉपर बीएड है, आपने ग्रेजुएशन की हुई है या मास्टर्स की हुई है, और अगले बंदे ने सिर्फ ग्रेजुएशन की हुई है, लेकिन उसकी सैलरी जो कि स्कूल को कम लग रही है 10,000 रुपए, तो वो उसे ज्वाइन कराएंगे, इसमें बच्चों का भी तो नुकसान होगा। स्कूल को कम लग रही है 10,000 रुपए, तो वो उसे ज्वाइन कराएंगे, इसमें बच्चों का भी तो नुकसान होगा। आपको एक बात पूछूं, ईमानदारी से बताइएगा, जी और आप ये सर्वे करा लीजिए, हाँ ठीक है, कोई भी बड़ी संस्था अगर ये मेरी बात सुन रही हो, कभी भी देखे तो ये एक सर्वे करा ले, जी कितने टीचर्स ने जाके जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और जो बीएड की डिग्री लगाई है, कितने टीचर्स हैं जिन्होंने क्लासेस अटेंड करी हैं। 1% शायद। 0.5%। अच्छा ईयर 2000 से पहले जो टीचर्स रहे हैं, जो ईयर 2000 से पहले जिन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, उनको तो मैं मान सकता हूँ इन्होंने कॉलेज अटेंड किया है। 2000 के बाद कॉलेज अटेंड नहीं किया, और 2005 के बाद तो बिल्कुल ही नहीं। तो जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया होगा उन्होंने तो की होगी ना। आजकल आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी तो हालत देख लो, कौन से प्रोफेसर ही नहीं है जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा रहे हैं पढ़ने। बेहतर ही अरे एक बात बताओ मुझे, एक सिंपल सी बात बताओ, अगर कोई अच्छे से पढ़ के आएगा, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आएगा, वो सब करके आएगा, वो 10,000 रुपए की प्राइवेट टीचिंग की जॉब क्यों करेगा। बिल्कुल सही बात है, नहीं करेगा। उसके लिए अच्छे ऑप्शन होंगे। ज़्यादातर आप स्कूल्स का डेटा उठाइए जाके, 12th क्लास के लड़के पढ़ा रहे हैं यहाँ के, मैक्स टू मैक्स ग्रेजुएशन, वो वो भी टू मैक्स वो भी ग्रेजुएशन। ऐसे अरे 12th कर रहे हैं, ग्रेजुएशन चल रही है, बस पढ़ रहे हैं। ये मैक्स टू मैक्स होता है कई स्कूल्स में। कई स्कूल्स में देखिए टीचर एमएससी बायोलॉजी है, पढ़ा वो कोई और सब्जेक्ट रहा है। बीसीए किया हुआ टीचर है, वो जीके पढ़ा रहा है, छोटे बच्चों को कन्वर्सेशन पढ़ा रहा है, कहीं कुछ भी चल रहा है, ये एक चलता है। अच्छा देखिए, पढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है, आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको नॉलेज है, अपनी डिटेलिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिग्रीज मैटर नहीं करती, ये भी सही बात है, लेकिन आपको नॉलेज तो हो उतनी। अब आप बताइए, एक टीचर क्या हिंदी भी पढ़ा लेगा, सोशल साइंस भी पढ़ा लेगा, मैथ भी पढ़ा लेगा, इंग्लिश भी पढ़ा लेगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेगा क्या? वो 4 सब्जेक्ट पढ़ा लेगा क्या? मुझसे कोई कह दे कि तुम सोशल साइंस के अलावा 9th-10th में कोई और सब्जेक्ट उठा लो, मैं पहले यहाँ जोड़ देता हूँ, भैया मेरे बस का तो नहीं है। अच्छा 11th-12th में कर पाऊँ भाई, कॉमर्स से पढ़ा हूँ तो मुझे पता है, मैंने सीए वगैरह दिया, तो हाँ मैं वो कर सकता हूँ। तो फिर कई लोग मुझसे पूछते हैं, ये डिग्री का मुद्दा कई बार उठाया जाता है स्कूल्स में ना, डिग्री का मुद्दा उठाया जाता है टीचर की सैलरी कम करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़े स्कूल में जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, वहाँ इंटरव्यू वगैरह दिया था, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपकी ना डिग्री तो कॉमर्स की है और आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, तो मैंने कहा आप दे दो मुझे अपने सोशल कॉमर्स की जॉब, कॉमर्स टीचर की जॉब देंगे? नहीं वो तो हमारे यहाँ है नहीं, तो फिर दो ना सोशल की, है ना। आपने इंटरव्यू लिया ना, आपने कहीं फेल कर पाया मुझे, आपने डेमो दिलवाया ना, बच्चों के बीच खड़ा किया ना 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे, कहीं कोई फेल कर पाए आप मुझे? नहीं कर पाए सर, तो फिर क्या दिक्कत है? तो डिग्री का मुद्दा उठाया जाता है इस बात के लिए कि भाई साहब आपको हम ये भी वो एक फ्री पिंच है, किसी तरीके से बस पैसा काटा हाँ किसी तरीके से पैसा कटे, बस आप समझ यूज कर रहे हैं, आप खड़े हो गए, आप बैठ गए हैं, आपने लंच नहीं किया, या बच्चों का एक स्कूल ऐसा है,
मैं उनके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं ये कहूँगा एज बच्चे के लिए वो स्कूल बच्चे की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो स्कूल कैसा है आपको बताऊँ कि वहाँ टीचर ने अगर बच्चों से हिंदी में बात करी तो टीचर आएगा, खुद साइन करेगा और 10 रुपये फाइन भरेगा। 10 रुपये फाइन भरेगा। अब फाइन तो सिर्फ 10 रुपये है, लेकिन उस टीचर को जलील किया जा रहा है। बिल्कुल। टीचर्स को मैं क्या बताऊं आपको, मतलब एक जो लेबर होती है ना उसकी कंडीशन तब भी सही होती है, टीचर्स की कंडीशन उससे 8,000 रुपये सैलरी और हिंदी बोलने पे 10 रुपये का 10 रुपये फाइन। हिंदी बोलने पे, मातृभाषा हमारी हिंदी है, हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करना चाहते हैं, हम सारी भाषा फला 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 हिंदी गौरव गौरवान्वित ये करते हैं। हिंदी बोलने पे 10 रुपये फाइन। कई स्कूल्स पता है क्या नियम लगाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग होने चाहिए तो हम आपको लेंगे जॉब पे। अब वो टीचर इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख के आए, इंग्लिश में समझाए भी, सब करे, रुपए मिल रहा उसको 10,000। और अपने क्लास के बच्चों से पूछ लो, अपने स्कूल के बच्चे, तुमको इंग्लिश में पढ़ाया हुआ समझ में आता है कि नहीं आता है? नहीं आएगा। वो जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है वो तभी मिलेगी जब लैंग्वेज सेम हो। अब आप समझ में आ रही है, ये प्रॉब्लम है। अब आप बताओ इसका सॉर्ट आउट हो सकता है? कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, और नहीं निकाल। और सीबीएसई ने तो मान्यताएं तो स्कूल की ऐसे बांटी हैं जैसे रेवड़ियां बंटती हैं। एक स्कूल, एक जिले में आप एक रोड पे चले जाइए, कम से कम 25-30 स्कूल होंगे। अब तो सीबीएसई ने थोड़ा टफ करने की कोशिश करी है, लेकिन अब कुछ भी टफ नहीं हो रहा। आप पता है आजकल की डेट में क्या हो रहा, एक बिल्डिंग ले ली, ठीक है, और उसको क्या करा, उस पर 5th तक की मान्यता लगभग करा दी। 5-5 हज़ार में 3 टीचर, 5-5 हज़ार में टीचर्स, 3 टीचर 4 टीचर वो हो गए। आप सुनो, एक बड़े स्कूल से गए जो थोड़ा कम चल रहा है, उसके पास प्रॉपर मान्यता है, उससे अटैच कर लिया, 12th तक वो स्कूल चल रहा है। बच्चों को पीने के लिए ढंग का पानी नहीं है, बच्चों को गर्मी में बच्चे उबल रहे हैं, पंखे नहीं है, फीस और स्कूलों से कम है, इसलिए आना पड़ रहा है। बच्चे आ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर्स कम सैलरी पा रहे हैं, और स्कूल का जो मालिक है वो अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। मतलब अब वो टाइम नहीं रहा जब स्कूल थे, अब स्कूल बिजनेस हो गया है, स्कूल धंधा हो गया है। आप सोचिए सुबह 7 बजे बच्चों को बुलाया जाता है, वो जो 6 साल का बच्चा होता है वो 7 बजे स्कूल आता है। अरे टीचर पे 7 बजे नहीं उठा जाता भाई, मैं पर्सनली कह रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं रात में पढ़ता भी हूँ, और भी बहुत सारे काम होते हैं, मेरा यूट्यूब वगैरह है तो मैं वो भी करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो अपने पैशन को फॉलो करने के लिए मैं रात में थोड़ा लेट सो पाता हूँ, मुझ पे सुबह 7 बजे नहीं उठा जाता है। आप बताइए वो जो बच्चा जो रात भर वो बेचारा पढ़ रहा होगा बैठ के, या जो 4th-5th क्लास का बच्चा है वो बेचारा 7 बजे उठ के कैसे स्कूल आएगा, आप मुझे बताओ। मेरे एक रिलेटिव हैं, उनका जो बच्चा, मतलब गांव के रहने वाले हैं वो, तो उनका जो बच्चा है वो गांव से 35 किलोमीटर दूर स्कूल में जाता है। तो वो सर्दियों में 5 बजे घर से निकलता है, सर्दियों में। अब आप सोचिए ये हालत हो चुकी है स्कूल्स की। हमने ना स्कूल को ना शिक्षा का मंदिर कहते थे, देखिए कहना नहीं चाहिए, हम धंधे का मंदिर बन चुका है। हम पढ़ाते हैं और इसी से हमारा खर्चा चलता है, लेकिन जो प्रॉब्लम है ना उस पर हमें बात तो करनी पड़ेगी। धंधे का मंदिर बन चुका है, स्कूल्स ने आंधियां मचा के रखी हैं, और जो अच्छे स्कूल्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। आप सोचिए आज एक ट्रेंड चल रहा है, बच्चे रील्स बना रहे हैं। मेरे प्रिंसिपल को भी ना किसी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल हैं श्रीमती स्तुति गुप्ता, उनको भी ना एक लोगों ने सजेस्ट किया कि बच्चे रील्स बना रहे हैं और स्कूल्स में ऐसी बना दीजिए। मेरी प्रिंसिपल ने साफ मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए हम स्कूल के प्रमोशन में बच्चों को इस कदर तो यूज नहीं करेंगे। आप समझिए बच्चों तक को ऐसे यूज करवा दिए। हाँ, जब टीचर का फोन सबमिट कर रहे हैं तो बच्चों को आप रील अलाउ कैसे कर देंगे? बच्चे रील्स, अरे एक प्रॉपर एक कैमरा लगता है, बच्चा रील बना रहा है आजकल स्कूल्स में। आप इंस्टा पे जाइए, अपने ही शहर के बड़े बड़े स्कूलों को सर्च करिए, बच्चा लेके एडमिशन ओपन, बच्चा लेके ये, बच्चा मेरे ये चल रहा है, ये सब लगातार बच्चा कर रहा होगा। अच्छा, बच्चों के साथ किस तरीके की अटैचमेंट हो जाती है टीचर्स की? मतलब ऐसा है ना, आजकल के जो जेनजी वाले बच्चे हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो टीचर को दोस्त मारने लगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं, मैं भी जेनजी हूं। बच्चों के साथ ना अटैचमेंट तो बहुत हो जाती है टीचर्स को, और बच्चों की प्रॉब्लम्स भी बहुत है। नहीं, सही क्या रहता है, बच्चों के साथ वाकई में अटैच होना है पहले की तरह कि बस मारने? बाय पर्सनली मैं बताऊं तो बच्चों के साथ अटैच होना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि एक बच्चा जो होता है ना बहुत प्रेशर झेल रहा होता है।
उस प्रेशर को कम करने का काम हम टीचर्स का है। आप आएंगे, मारेंगे, कूटेंगे, कुछ नहीं होना, आप सीरियस रहेंगे, कुछ नहीं होना, लेकिन आप बच्चों के साथ बच्चा बन के रहिए। वो आपकी क्लासेस भी लेगा, हाँ कभी कभी बदतमीजी कर सकता है, ठीक है, जैसे लोगों ने परिभाषा दी है बदतमीजी का, लेकिन बच्चा वो एंजॉय के रूप में कुछ भी कर सकता है, ये होता है। लेकिन बच्चा ना बहुत सेटिस्फाई रहता है, आप बहुत सारी समस्याएं उसकी खत्म। जैसे मैं बताता हूँ यार, आपको बताऊँ, मैं पहले ना मारने पीटने वाला टीचर था, मैं डांटने वाला, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहने वाला, बच्चे मुझसे डरते थे, कभी कोई बात नहीं कह पाते थे। धीरे धीरे मैंने अपने आप को चेंज किया। मेरा अभी एक 10th का बैच निकल के गया, ठीक है, मैं आपको बताऊं, उनके साथ ना मैं बहुत फ्रेंडली हो गया। एक होता ना फ्रेंडली हो जाना, उनकी सारी समस्याएं सुलझाना। उनकी कोई भी प्रॉब्लम है ना, वो मेरे को बताते थे आके। उनके घर में भी कोई प्रॉब्लम हो गई ना, तो मेरे को बताते थे आके। और मुझे उनसे कोई भी काम करवाना है, मुझे मान के चलिए ये पढ़वाना है अपना, उनका ये काम वर्क कंप्लीट करवाना है, डन। एक बार कहा, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी बार कहा, डन भैया, यस सर, आपने कह दिया मैं कर दूंगा, आपका कहा काम जरूर होगा मेरा। बच्चा रेस्पेक्ट भी देता है, क्योंकि पता है कि ये टीचर हमारे लिए मेहनत कर रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बार मेरे सब्जेक्ट का रिजल्ट भी अच्छा लाएगा बच्चा। क्यों? क्योंकि वो यही तो चाहता है कि उसका प्रेशर कम हो जाए। अब बच्चे पे बहुत प्रेशर है यार, नोट्स का प्रेशर, स्कूल आने का प्रेशर, 6-7-8 घंटे स्कूल आ रहा, 2-3 घंटे वो कोचिंग बैठ रहा है, कोचिंग में पढ़ रहा है, ना वो कोचिंग में पढ़ पा रहा, ना वो घर पे पढ़ पा रहा। घर वाले अलग रिजल्ट का प्रेशर बनाए हुए हैं। स्कूल का टीचर कह रहा मेरे नोट्स बनाओ, कोचिंग का टीचर कह रहा मेरे नोट्स बनाओ। स्कूल में अलग पेपर हो रहे हैं, कोचिंग में अलग पेपर हो रहे हैं। बच्चा पूरी साल इसी सब में जी 5-6 तरीके के सब्जेक्ट पढ़ना, 5-6 तरीके के सब्जेक्ट पढ़ रहा है वो तो बर्बाद हो चुका है। अब एक तो उसे चाहिए ना, जो उसे प्यार से समझाए, जो अटैच हो जाए, जिससे अपनी सारी बातें कहे। आज की डेट में आपने देखा होगा कि 9-10 के बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, ये तो बहुत चल रहा है आजकल। हम लोग कहते हैं अरे आजकल का बच्चा बिगड़ गया। बच्चा नहीं बिगड़ा है साहब, वो बच्चा इतना दूर हो गया है सबसे कि उसे एक पर्सन चाहिए। अब मान के चलिए, देखिए मैं आपको बताऊं, आजकल के जो माँ बाप हैं सब अपने काम में बिजी हैं, ठीक है, कोई कहीं बिजी, कोई कहीं बिजी। अब बच्चा पढ़ा, ये सब कुछ करा, दोस्ती थोड़ी बहुत हुई, चल रही है, टीचर कूटे जा रहा है, बच्चा कोचिंग जा रहा है, स्कूल जा रहा है, नोट्स बना रहा है, वो पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। अब वो अपनी बात किसी से कहना चाहता है। मम्मी घर के बर्तन धुलने में लगी हुई हैं, मम्मी की दादी से लड़ाई खत्म नहीं हो रही, पापा के अपने काम नहीं हो रहे। अब वो बच्चा किससे कहेगा? कोई तो चाहिए। फिर वो क्या करेगा? वो एक बॉयफ्रेंड ढूंढेगा या एक गर्लफ्रेंड ढूंढेगा, यही तो करेगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी एक स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं ओपन कर रहा हूँ, और उसको समझ में आ जाएगा। उसकी मम्मी टीचर है और पापा घर पे रहते हैं, और उसकी दादी वगैरह भी जॉब अब अच्छे से करती हैं। तो दादी की, मम्मी की, या मम्मी की और बुआ की, मतलब 36 का आंकड़ा चलता है, आप समझ जाओ, ठीक है। हर घर में होता है, सास बहू ननद दुआ। पापा बेचारे जॉब नहीं करते तो पापा कुछ कह नहीं पाते हैं। उस बच्ची की 10th थी यार। अब उसकी मम्मी कई बार ना, वो बच्ची मुझे बताती है, उसकी मम्मी कई बार दादी की बुराई उसके सामने कर रही, उसको नहीं पसंद। वो दादी के पास जा रही, दादी मम्मी की बुराई कर रही। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि वो अपने घर वालों से बात नहीं करती थी। एक घर में रह रहे हैं, 2 दिन 3 दिन बात ही नहीं हो रही, 4 दिन बात ही नहीं हो रही। अब आप मुझे बताइए, 14 साल की लड़की जिससे पेरेंट्स बात नहीं कर रहे हैं, जो अपने घर में बात नहीं कर रही है, फिर वो एक शख्स तो ढूंढेगी ना कि जो उसकी बात सुने, जो उसके हिसाब से चले। फिर वो कहाँ जाएगी? या तो वो बॉयफ्रेंड ढूंढेगी, या वो कोई एक ऐसा दोस्त ढूंढेगी जो उसकी सुन ले, या फिर एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो उसकी सुन ले। वो बनना पड़ता है एक टीचर को, जो मैं बना। अगर मैं नहीं बनता, मैं उस कंडीशन पे नहीं होता, या तो वो मेंटल कंडीशन खराब हो जाती, या वो गलत रास्ते पे चली जाती। और इसी चीज़ का ना बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में, देखिए पॉजिटिव लोग भी हैं तो नेगेटिव भी हैं। इसी चीज़ का बहुत सारे लोग गलत फायदा उठाते हैं। तो इस चीज का मैंने देखा है, काफी टीचर तो ऐसे हैं, वो स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप का बॉन्ड वगैरह बनाने लगते हैं। देखिए, और ये 2 दिक्कतें हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक होता है एक अटैचमेंट होना, बच्चों के साथ फ्रेंडली होना कि ठीक है, हम थोड़ा अटैचमेंट है, हम फ्रेंडली हैं, बच्चों को भाई बहन का रिश्ता चल रहा है, इट्स ओके, लिमिटेड है चीज़ें, उनकी सारी समस्याएं मैं सुलझाऊं, जीतू भैया टाइप जैसा मैं फॉलो अप करता हूँ। एक होता है, आजकल में ना टीचर्स ने भी गलती करी, ऐसा नहीं टीचर्स ही अच्छे हैं, कुछ टीचर्स ने भी गलती करी। यंग एज के लड़के आए पढ़ाने,
कहीं जगह कहीं स्कूल्स में अफेयरबाजी हो जाती है। हाँ मैंने सुना है। टीचर स्टूडेंट, आपने ऐसा सुना होगा, ये गलत है, ये वाला अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ये तो मिसयूज करना होगा, किसी ये बच्चे misuse के अंदर करना इतनी बुद्धि है नहीं कि क्या करना है। और आप भी और मैनेजमेंट को भी ना कई बार ना बहुत सख्त इसीलिए होना पड़ता है। हम जैसे यंग टीचर्स हैं, तो मैं आपको बताऊं कि हम जैसे यंग टीचर्स पे तो मैनेजमेंट हमेशा सख्त ही रहता है। आप अच्छे कपड़े कैसे पहन के आ गए, आप ये कैसे पहन के आ गए। मेरा एक दोस्त है, मेरे दोस्त बहुत सारे हैं और टीचिंग लाइन में बहुत सारे दोस्त हैं। एक वो अपने किस्सा बता रहा था कि उसके स्कूल में एक टीचर आया इंटरव्यू देने, डेमो देने, उसका सब सिलेक्ट हो गया, सब कुछ बढ़िया, सिर्फ एक बात पे उसको रिजेक्ट किया गया कि वो हैंडसम ज्यादा था। अरे, आप लॉजिक समझ सकते हैं? ये तो थोड़ा यंग था लेकिन हैंडसम ज्यादा था। नहीं, हमारी क्लास की लड़कियां डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी, पता नहीं क्या होगा। खूबसूरत होना गुनाह हो गया। खूबसूरत होना भी गुनाह हो गया मेरे भाई, ये कंडीशन है। तो इसका भी मिसयूज हुआ और ये भी ना गलत है। अटैचमेंट एक लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। और उसको कैसे यूज करना है, कैसे मिसयूज करना है, ये टीचर के हाथ में है। जो समझदार होते हैं वो ये बात समझ जाते हैं, जो समझदार नहीं होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। और जो समझदार होते हैं ना, जो इस चीज़ का मिसयूज नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जो स्कूल की पॉलिटिक्स होती है वो उसे बुरा बना ही देती है। तो बच्चों के बारे में तो चलो डिस्कस करा हमने, अब अच्छा हुआ आपने बता दिया बच्चों की मेंटली कंडीशन किस तरीके से ड्रॉप आउट होती है और किस तरीके से टीचर के ऊपर भी प्रेशर रहता है। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है मोहित जी कि अभी एक मूवी आई थी छावा, ठीक है, उसमें जो हिस्ट्री दिखाई गई, क्या वो वाकई में रिलेट करती है उस हिस्ट्री से जो आप पढ़ाते हैं 9th-10th की टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में, या फिर ये सारी मैं कह लूँ कि सिनेमा जो था वो इमेजिनरी सीक्वेंसेस से बना था? देखो दो बात है इस पे। जो कहानी बताई गई मूवी में वो सही है, सच है कि ऐसा हुआ। संभाजी महाराज 30-40 दिन औरंगजेब की कैद में रहे और उनको मार दिया गया, बहुत बर्बरता पूर्वक, क्रूरता से मारा गया। बट ये जो हिस्ट्री है ये 9th-10th की टेक्स्ट बुक में नहीं है। ये जो मराठा एम्पायर हुआ, मुगल एम्पायर हुआ, ये 7th क्लास में ही फिनिश कर दिया जाता है। हमारा मुगल एम्पायर एक चैप्टर में और मराठा एम्पायर शायद आधे चैप्टर में या एक पेज में, 2 पेज में निपटा देते हैं। 9th-10th में लेके आते हैं। 9th-10th में हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और नाजिज्म, ठीक है, जो हमारा जर्मनी में हुआ था, हिटलर, राइज ऑफ हिटलर, और फॉरेस्ट का एक चैप्टर आ जाता है। तो 9th में ये रहता है। 10th में रहता है नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, और प्रिंट कैसे आया, प्रिंट कैसे डेवलप हुआ, ये सारा चीज़ें। मतलब इंडियन हिस्ट्री को 9th और 10th में पढ़ाया ही नहीं जाता। 10th क्लास में हिस्ट्री जरूर पढ़ाई जाती है, नेशनलिज्म इन इंडिया, वो भी बहुत वाइड नहीं पढ़ाया जाता है। मतलब जो गांधी जी के आंदोलन थे, अवध के मूवमेंट्स थे, वो सारी चीज़ें बता दी जाती हैं, बताई जाती हैं उसमें। बट जो ये जो हिस्ट्री आपने बताई है औरंगजेब और ये छावा फिल्म की, ये मराठा एम्पायर की, ये आती है मेडिवल हिस्ट्री में, जो कि पढ़ाई जाती है 7th क्लास में। तो वहाँ पर बहुत कम सोर्स मिलता है। जैसे एक आरोप लगता है कि मुगलों के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है और राजाओं के बारे में कम पढ़ाया जाता है। देखो 2-3 चीज़ें हैं। मुगल एक तो बहुत बड़ा एम्पायर रहा है, नॉर्थ इंडिया का एम्पायर रहा है, इसके बारे में उन्हें पढ़ाया जाना भी जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5-6 चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, एक चैप्टर या आधा चैप्टर होगा उसमें, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम राजस्थान के राजपूताना की। भाई हर 10 किलोमीटर पे, या कह लो हर 25-30 किलोमीटर पे एक राजा हुआ है। किस किस के बारे में पढ़ाएंगे वो, पहला कॉन्सेप्ट। और ये भी सच है, जितना पढ़ाया जाना चाहिए उतना नहीं पढ़ाया जाता। जैसे चोल है, पांड्या हैं, आपने चोल साम्राज्य सुना होगा, पांड्या साम्राज्य सुना होगा, ये बहुत विशाल, बहुत बड़े साम्राज्य रहे हैं। इनके बारे में एक एक पैराग्राफ। अशोका एम्पायर गलत है, अशोका है। अशोका के बारे में 10 लाइन बड़ी, सबसे बड़े ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया थे अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य। मैं, मेरा एक चैनल है हिस्ट्री से रिलेटेड, मैं अभी नाम ओपन नहीं करूंगा, उस पर अशोका के बारे में कहानी लेके नहीं, आप बता सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो लिंक आप बता देंगे। हिस्ट्री का नाम क्या, हिस्ट्री टेल्स नाम है चैनल का, HD हिस्ट्री टेल्स। HD जो मेरे नाम के आगे लगा, मेरी मम्मी का नाम है, तो उसका हिस्ट्री टेल्स करके है। हिस्ट्री की कहानियां मैं वहाँ सुनाता हूँ। एक तो मैंने अभी कलिंग की वीडियो बनाई, मैं अशोका के बारे में रिसर्च कर रहा था, अशोका की मुझे वीडियो आगे लेके चलनी है।
तब मैंने जाना कि यार अशोक का इतना अच्छा भी था और इतनी बुराइयां भी थी, सारी चीजें तमाम, मतलब मैं कहना चाहूँ अशोक के बारे में तब मैंने डिटेलिंग में जानी है। 6th 7th और 8th में हमारी टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, तो ये एक समस्या तो है। आज ही हम लोग स्कूल में बैठे थे, डिस्कस हो रहे थे, हमारे एक कलीग का बहुत अच्छे मित्र हैं तरुण, तो वो कह रहे थे कि हम पता है क्या करते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या हो गया है कि हम दुनिया भर की हिस्ट्री पढ़ा रखी है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन, वो रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी पढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है, ये मैं इसके एग्री करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो सेकंड बात कही, उन्होंने कहा कि 12th क्लास के बच्चे को हमने संविधान के आर्टिकल्स नहीं दिए हैं और ये हमारे टेक्स्ट बुक में समस्या है। ये एक प्रॉब्लम है कि हमारे 12th क्लास के बच्चे को, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आप चले जाइए किसी भी स्कूल में 12th क्लास के बच्चे को उठाइए जो ह्यूमैनिटीज़ का है, उसे आर्टिकल फर्स्ट पूछ लीजिए, 95 बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल फर्स्ट नहीं बता पाएंगे। ये एक हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम की समस्या है। हिस्ट्री को, हमने इंडियन हिस्ट्री को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया है, ये एक सच्चाई है। अब अगर बार बार कोई ये कहता है कि नहीं मुगल एम्पायर ज़्यादा पढ़ाया जाता, देखो कहीं ना कहीं वो पढ़ाया भी जाना चाहिए, क्योंकि एक पूरा एक कालखंड रहा है उनका, दिल्ली सल्तनत का एक पूरा कालखंड रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें पढ़ाओगे तो और लोगों को छोड़ दो। अब राणा सांगा है, अभी आपको विवाद, आपको सुना होगा, राणा सांगा और बाबर पे विवाद बहुत चल रहा है। आप टेक्स्ट बुक में निकाल लीजिए, राणा सांगा के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं। मैं तो ये कहूँगा, थैंक यू कहूँगा वो जो सांसद है कि तुमने भाई ये पूरा विवाद खड़ा किया, बच्चों को पता तो चला कि राणा सांगा भी कोई नाम के व्यक्ति थे। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें कोई जानता नहीं है, बिल्कुल हमारे जैसे, आपके जैसे टीनेजर्स जानते हैं, जो पढ़ने में, हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं वो जानते हैं, लेकिन जो बच्चे छोटे लेवल के, वो राणा प्रताप को तो जानते हैं, तो महाराणा सांगा को इतना नहीं जानते होंगे। महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, अभी उनसे बच्चों से पूछा जाए महाराणा सांगा कौन थे, आप ये जान गए महाराणा सांगा ये थे उदय, वहाँ के मेवाड़ के राजा थे, ये जान गए। लेकिन इनसे ये पूछा जाए कि महाराणा सांगा कौन थे, तो ये नहीं बता पाएंगे कि ये महाराणा प्रताप के दादाजी थे, है ना। ये एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम है कि हमने टेक्स्ट में बच्चों को इतना पढ़ाया नहीं है। राणा प्रताप फेमस हो गए क्योंकि वो अकबर के खिलाफ लड़े, वीर शिवाजी फेमस हो गए, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज फेमस नहीं हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज फेमस हो गए, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज फेमस नहीं हुए टेक्स्ट बुक में। आप संभाजी महाराज के बाद छत्रपति राजा राम साहब बने, उनको भी उतना कई जगह नहीं दी जाती है। राजा राम जी के बारे में तो पता चलता है, ये छावा मूवी से पता चला है कईयों को, ठीक है, कईयों को पेशवा बाजीराव करके एक टीवी शो आता था उससे पता चला है। पेशवा बाजीराव के बारे में नहीं अच्छा, ये चीज अच्छी भी है और थोड़ी बुरी भी है, क्योंकि लोग मूवीज को देख के हिस्ट्री सीखते हैं। हाँ, मूवीज तो 10% तो ठीक सीख लेते हैं। जब तक मूवीज और टीवी सीरियल्स के साथ, मतलब जो काल्पनिक तौर पर, ये कहते हैं ना कि काल्पनिक तौर पर हम अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं, जब तक अपने मन मुताबिक चीज़ें ऐड ऑन न की जाएं, तब तक हिस्ट्री बहुत सारी चीज़ें सही। जैसे एक चक्रवर्ती अशोक सम्राट शो आया था, आपको याद हो, कलर्स पे आता था, बहुत बढ़िया शो आया था, लेकिन उसमें इतना उन्होंने अपना पर्सनल डाल दिया था ओपिनियन, सास बहू का ड्रामा, कि वो शो खराब हो गया। जोधा अकबर के साथ भी थी। जोधा अकबर के साथ हुआ। अभी एक चंड अशोक करके शो आया, एकता कपूर ने बनाया, बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया अशोक की पूरी। हिस्ट्री के साथ खेल रहे हैं, हिस्ट्री के साथ खेला जा रहा है। लेकिन आज की डेट में क्या आ रहा है कि आज की डेट में नई नई वेब सीरीज आ रही हैं। वेब सीरीज का जो ट्रेंड आया, इसमें हिस्टोरिकल बहुत अच्छा आया। एक वेब सीरीज आई है द एम्पायर करके, ठीक है, हॉट स्टार पे। अब हो सकता है यार ट्रोलर्स मुझे ट्रोल भी कर लें, ठीक है। द एम्पायर में बाबर की पूरी जर्नी बताई गई है, कैसे उसने इब्राहिम लोदी को परास्त करने तक वो कहाँ तक पहुंचा है। अगर कोई हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता है, बाबर के बारे में थोड़ा बहुत भी जानना चाहता है कि मुगलिया एम्पायर कैसे इस्टेब्लिश हुआ, बाबर से वो द एम्पायर देख के बता सकता है, देख सकता है। एक है G5 की वेब सीरीज है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, जिसमें जहांगीर की यात्रा बताई गई कि कैसे वो अकबर से लड़ता है, फिर वो जहांगीर वो राजा बनता है। वो 2 सीजन्स, उसके 2 सीजन्स आए हैं, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा करंटली, उसके बारे में बताया गया। तो क्या हुआ कि उससे हिस्ट्री के बारे में जानने को मिला। अब हिस्ट्री कैसे जान पा रहे हैं, जब से ये यूट्यूब चैनल्स आए हैं, तो मेरे जैसे लोग जो कुछ पागल दीवाने फ्री में ज्ञान दे रहे हैं, वो आके बैठ जाते हैं, वो समझाते हैं। अब आपको पता है 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई बहुत फेमस हुई, नाना साहिब पेशवा फेमस हुए। आप जिस मैनपुरी में बैठे हैं,
यहाँ का भी 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, जिसके बारे में किसी को नहीं बड़ा पता। योगदान था। मैनपुरी के राजा थे महाराजा तेज सिंह। आप समझिए, मैं आपको बताऊं, मैंने पढ़ा है उनके बारे में। जाने 4 महीने की, जाने 6 महीने मैनपुरी को आज़ाद कर दिया था अंग्रेजों से, और एक गैजेटियर निकाला था अंग्रेजों ने, और उस गैजेटियर में प्रमाण मिलता है। मैंने, एक हिस्टोरियन है मैनपुरी के, उनकी किताब लिखी है, उन्होंने बताया है, एक वीडियोस में भी बताया और उन्होंने अपने टेक्स्ट में भी लिखा है। उस गैजेटियर में ये था कि 1857 की क्रांति के लोग अगर सरेंडर करना चाहें तो वो सरेंडर कर दें, और उनके नाम बता देते हैं। अगर सरेंडर कर देते तो उनको फांसी की सज़ा नहीं होगी। मतलब जो जो इस क्रांति में शामिल थे उनके नाम बता देते हैं, पकड़वा देते हैं उनको, और सरेंडर कर देना चाहते हैं तो उन्हें फांसी की सज़ा नहीं होगी। ये शर्त सभी के लिए लागू है, लेकिन महाराजा तेज सिंह के लिए लागू नहीं है। अंग्रेज महाराजा तेज सिंह से इस कदर के से आए हुए थे कि अगर वो सरेंडर भी कर देते, उनका, अपने साथियों का नाम भी बता देते, तो भी वो फांसी पे चढ़ा देते उनको। कोई जानता महाराजा तेज सिंह के बारे में? आपके माप मैनपुरी में निकल जाइए, मैनपुरी की जनसंख्या लगभग 24 से 25 लाख है। मैनपुरी में 24 लोग नहीं जानते हैं। मैनपुरी में रहने वाले लोगों से अगर पूछो किसी से कि यहाँ पे क्या फेमस है, ज्यादातर लोगों का जवाब जो आता है तंबाकू आता है। लेकिन एक्चुअल में जो मैनपुरी की फेमस थी वो थी तरकाशी। तरकाशी, हाँ, तारकशी जो बोलते हैं, कि किस तरीके से मॉडर्न आर्किटेक्चर। मैनपुरी में तारकशी बर्बाद हो गई, ठीक है। बहुत सारे मैनपुरी को धान का कटोरा संभाल के नहीं रख पाए, वो बर्बाद हो गई। हमारी मैनपुरी की जो हिस्ट्री, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। आज महाराजा तेज सिंह का जो किला है, वही तो होता है। किसी सरकार ने ये जहमत नहीं उठाई। सरकारें कहती हैं कि टूरिज्म हम कर रहे हैं, योगी जी, मोदी जी कहते हैं टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। आज तक योगी जी, मोदी जी ने मैनपुरी का किला कहाँ सही नहीं कराया। कह देते हैं वो राजा साहब के पास है, प्राइवेट संपत्ति है। अरे तो लाइए ना, जो भी कानून में पेचीदगी है, मतलब जो भी कानून में कमियां हैं, जैसे भी हल हो सकता है, बैठ के बात करिए, हल करिए। वो धरोहर है, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, उसको लाइए। माता शीतला मंदिर महाराजा तेज सिंह से पहले बनवाया गया मंदिर है, सुना जाता है। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, महाराजा शिवमंगल सिंह थे शायद, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। अलग अलग टेक्स्ट मिलते हैं, कोई कहता है तेज सिंह ने बनवाया, कोई कहता है शिवमंगल सिंह ने बनवाया, कोई किसी का नाम लेता है। मतलब अभी तक मुझे जितनी जानकारी है कि शिवमंगल सिंह ने बनवाया, और शायद कड़ा देवी थी ये, वो यहाँ पर आई थी, ठीक है। तो उस मंदिर को यार, उसका संरक्षण नहीं कर रही सरकार। फिर बहाना ये दिया जाता कि वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो लो ना, कैसे उसको सरकारी अंडर ले सकते हो। मैनपुरी में रानी का ताल है ना, तो रानी के ताल को संरक्षित नहीं कर रहे हैं। उस पर मैंने सुना है कई बार कि प्लॉटिंग हो रही है आजकल, तो अवैध कब्जे हो रहे हैं। हिस्ट्री को यार हम खुद नहीं बचाना चाहते हैं। टेक्स्ट बुक में पढ़ाने से क्या होगा? पहले तो टेक्स्ट बुक में ऐड करो, महाराजा तेज सिंह को ऐड करो 1857 की क्रांति में, कि भाई इन्होंने भी कुछ योगदान दिया था। एनसीईआरटी जो बुक है वो प्रॉपर इंडिया के लिए बनाई गई है, तो 80% पोर्शन इंडिया नहीं बनाया गया। हाँ, तो 80% पोर्शन उसमें इंडिया का होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं कराया उन्होंने। यही तो समस्या है। हमने भी इतिहास कहाँ बचाया? आप महोबा चले जाओ, आला उदल का इतिहास पूरा बर्बाद कर दिया, वो बस कहानियों में रह गया है। दिल्ली, आज कोई जानता है कि दिल्ली का सम्राट पृथ्वीराज चौहान का किला कहाँ था? हस्तिनापुर चले जाओ, मेरठ में किला देख लो, पांडवों का क्या हालत हो रखी है। हम मुगलों से लड़ रहे हैं, हम कहते हैं ये हिस्ट्री हटानी चाहिए, हम कहते हैं ये करना चाहिए, हम कहते हैं ये करना, लेकिन जो हमारे लिए लड़े, हमने उनका क्या किया? आप बताओ, महाराजा तेज सिंह का किला क्यों बर्बाद पड़ा है? क्या किसी सरकार ने नहीं सोचा? और ऐसा भी नहीं है कि जो हिस्ट्री में किला पहले पास्ट में बन चुका है वो दोबारा भी बन जाएगा। एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया, वही सरकार है। तो मोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी आपने हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की। आशा करता हूँ कि आप आगे भी हमसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और जो आपने बताया आपका हिस्ट्री का चैनल है, एक बार जरूर, सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार प्लीज़ चेकआउट करें हिस्ट्री का चैनल मेरे भाई SD मोहित का। और कुछ और अगर आप बोलना चाहें? पहले तो थैंक यू, और थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है यार, तुम दोस्त नहीं भाई हो अपना। जिस दिन चाहोगे उस दिन आ जाऊंगा, ठीक है ना, जिस दिन काम होगा। मुझे अच्छा ये लगा कि फर्स्ट एपिसोड तुमने मेरे साथ करने को बोला, तो यार थैंक्स टू यू कि मुझे इस लायक समझा कि मैं फर्स्ट एपिसोड मतलब आपके उसमें आ पाऊँ। मज़ा बहुत आया, खूब बातें करी, और उम्मीद यही करता हूँ कि लोगों को भी समझ में आया होगा और लोग रियलिटी समझ पाएंगे। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ईश्वर करे ये एपिसोड 1 लाख तक हो
और ये जो आज बहुत शुरुआती सब्सक्राइबर्स हैं 1 2 10 20 50, ईश्वर करे ये 20 लाख 25 लाख 20 मिलियन 30 मिलियन 30 मिलियन 40 मिलियन जाएं, और जब ये खूब अच्छा हो जाए तब तक मैं भी किसी काबिल हो जाऊंगा और अच्छी जगह पे, तब मैं फिर आऊँगा, ये मेरा वादा है। और जिस दिन बुलाओगे, जिस कंटेंट के लिए बुलाओगे अपने, मुझसे रिलेटेड होगा, मैं पक्का आऊँगा, ये मेरा वादा है दोस्त। ठीक है, ये यार भाई है, अपना टेंशन ना लो। रहेंगे, कोई दिक्कत हाँ, आप मेरी शुभकामनाएं हैं, अच्छे से करो और खूब बेटर हो। और अगर मेरे स्टूडेंट्स इस पे जुड़े हैं और जुड़े ही हो गए यार तुम लोग, प्लीज़, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो लोगों के बीच में, और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ जितना फैला सकते हो। ओके भाई, धन्यवाद आपका। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग बाद में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।